प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए बीए 4th सेमेस्टर की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन पर चर्चा करेंगे। आइए विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी इस क्लास को अपने दोस्तों तथा कॉलेज ग्रुप के साथ शेयर कर दो, ताकि इस क्लास के माध्यम से वे बच्चे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें, ताकि आगे आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। चलो विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य प्रशासन के बढ़ते महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है, भारतीय शासन व्यवस्था संज्ञात्मक स्वरूप पर आधारित है, जिसमें केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य प्रशासन का महत्व निरंतर बढ़ा है, क्योंकि अधिकांश जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर होता है। राज्य प्रशासन का महत्व सबसे पहले विकास प्रशासन के क्षेत्र में दिखाई देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय जैसे विषय राज्य सूची में शामिल है। इन क्षेत्रों में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल बनाने में राज्य प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरीय निकाय राज्य सरकारों के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करते हैं। तीसरा है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। राज्य पुलिस, जेल प्रशासन तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन संचालित होती है। चौथा, आर्थिक विकास में राज्य प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योगों को प्रोत्साहन, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन तथा आधारभूत संरचना का विकास राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में डिजिटल प्रशासन, ई गवर्नेंस, जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी संचालन तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी राज्य प्रशासन का महत्व बढ़ा। अगर किसी भी विद्यार्थी को इस क्लास की या दूसरे सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मैसेज करें और इनका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ फ्री नहीं है, पहले बता दूँ, पीडीएफ का शुल्क लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता ने राज्य प्रशासन को विशिष्ट स्वरूप प्रदान किए हैं। राजस्थान राज्य प्रशासन की पहली विशेषता इसका व्यापक प्रशासनिक ढांचा है। राज्य को संभाग, जिला, उपखंड, तहसील एवं ग्राम स्तर तक विभाजित किया गया है, जिससे प्रशासन जनता तक पहुंच सके। दूसरी विशेषता विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य माना जाता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग है। तीसरी विशेषता विकासोन्मुख प्रशासन है। राज्य सरकार कृषि, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देती है। चौथी विशेषता विद्यार्थियों, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास योजना इसका उदाहरण है। पांचवी विशेषता ई गवर्नेंस एवं डिजिटल प्रशासन है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, ई मित्र तथा विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया है। छठी विशेषता है प्रशासनिक समन्वय है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिवालय तथा जिला प्रशासन मिलकर प्रशासनिक कार्यों का क्या करते हैं, संचालन है। निष्कर्ष, राजस्थान राज्य प्रशासन आधुनिकता, विकेंद्रीकरण,
तथा जन कल्याणकारी की भावना पर आधारित एक प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था है। तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति एवं राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है राजस्थान राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जैसी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है विद्यार्थियों? राज्यपाल के पास। विधायी क्षेत्र में वे विधानसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं तथा विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से ही विधानसभा के प्रथम स्तर का आरंभ होता है। वित्तीय क्षेत्र में उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना इनका क्या है? प्रमुख उदाहरण है। हालांकि व्यवहार में राज्यपाल अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस कारण उसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। निष्कर्ष, राज्यपाल राज्य प्रशासन में तटस्थ संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं तथा केंद्र एवं राज्य के मध्य महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रशासन की सफलता काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री का पहला महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का गठन करना है। वे मंत्रियों का चयन करते हैं तथा विभागों का क्या करते हैं? आवंटन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं। वे बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा नीतिगत निर्णयों का नेतृत्व करते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री सरकार का नेता होता है। वे सरकारी नीतियों का समर्थन करता है तथा विपक्ष के प्रश्नों का भी उत्तर देता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना उसका क्या है? कर्तव्य है। राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों पर मुख्यमंत्री का प्रभावी नियंत्रण रहता है। वे प्रशासनिक समन्वय एवं नीति निर्धारण का प्रमुख केंद्र होता है। निष्कर्ष, मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की धुरी है। उसकी नेतृत्व क्षमता एवं निर्णय शक्ति राज्य प्रशासन की सफलता को क्या करती है? निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री कार्यालय CMO का संगठन एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। किसी भी विद्यार्थी को PDF लेने हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मैसेज करें, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी शुल्क में। इसका आंसर है विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री कार्यालय चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस राज्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण समन्वयकारी कार्यालय है। ये मुख्यमंत्री को प्रशासनिक, तकनीकी एवं नीतिगत सहायता प्रदान करते हैं। CMO का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। उसके अधीन प्रमुख सचिव, विशेषाधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। CMO का मुख्य कार्य विभिन्न विभागों से सूचनाएं प्राप्त करना तथा मुख्यमंत्री को आवश्यक सलाह देना। यह कार्यालय राज्य की प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी करता है। मुख्यमंत्री कार्यालय जन शिकायतों के निवारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनता की समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य इसी कार्यालय द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच
समन्वय स्थापित करना तथा विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना भी CMO का महत्वपूर्ण कार्य है। डिजिटल युग में CMO ई गवर्नेंस, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं जनसंपर्क गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। निष्कर्ष: मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य प्रशासन का नीतिगत एवं समन्वयकारी केंद्र है जो मुख्यमंत्री को प्रभावी शासन प्रदान करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्यार्थियों, राज्य सचिवालय एवं राज्य प्रशासन में उसके महत्व का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, राज्य सचिवालय राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय है। ये राज्य सरकार की नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सचिवालय में विभिन्न विभाग होते हैं जिनके प्रमुख सचिव अथवा सचिव होते हैं। ये अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में मंत्रियों को सलाह भी देते हैं। सचिवालय का प्रमुख कार्य नीति निर्माण में सहायता करना, सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कानूनों का प्रारूप भी यही तैयार किया जाता है। सचिवालय विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं तथा प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन भी सचिवालय के माध्यम से होता है। वित्तीय नियंत्रण, कार्मिक प्रशासन, योजना निर्माण एवं विकास कार्यक्रमों की निगरानी भी सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। राज्य सचिवालय का प्रमुख अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं जो संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का समन्वयक माना जाता है। निष्कर्ष: राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का मस्तिष्क है। ये शासन, नीति निर्माण तथा प्रशासनिक समन्वय का सर्वोच्च केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्यार्थियों, राजस्थान का वित्त विभाग राज्य प्रशासन की रीढ़ है। इस कथन की व्याख्या करते हुए वित्त विभाग के संगठन, कार्यों एवं महत्वों का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, वित्त विभाग राज्य प्रशासन का वे प्रमुख विभाग हैं जो राज्य की आय, व्यय, बजट तथा वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। किसी भी राज्य की प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है। इसीलिए वित्त विभाग को प्रशासन की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? रीढ़। वित्त विभाग का प्रमुख राजनीतिक अधिकारी वित्त मंत्री तथा प्रशासनिक प्रमुख वित्त सचिव होता है। विभाग के अंतर्गत बजट शाखा, राजस्व शाखा, व्यय नियंत्रण शाखा तथा लेखा शाखा कार्य भी करती है। वित्त विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना है। विभाग विभिन्न विभागों से प्राप्त मांगों का अध्ययन कर संसाधनों का आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त कर नीति का निर्धारण, सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना तथा विकास योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना भी इसका क्या कार्य है। वित्त विभाग राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों का क्या करता है? निर्माण तथा ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी धन का उपयोग पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढंग से हो। वर्तमान समय में ई बजट, डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली ने विभाग की कार्यकुशलता को भी बढ़ाया है। निष्कर्ष: राज्य प्रशासन की सफलता काफ़ी हद तक वित्त विभाग की दक्षता पर निर्भर करती है। इसीलिए ये विभाग केवल धन का प्रबंधन ही नहीं बल्कि राज्य के समग्र विकास का भी आधार है। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यार्थियों, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लोकतांत्रिक शासन को किस प्रकार सुदृढ़ बनाता है? राजस्थान के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार और जनता के बीच प्रभावी संवाद आवश्यक होता है। राजस्थान का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग DIPR इस संवाद को स्थापित करने वाली प्रमुख संस्था है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना तथा जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुंचाना है। इस प्रकार ये सरकार और नागरिकों के मध्य सेतु का कार्य करता है। विभाग विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न,
सोशल मीडिया, प्रेस व्यक्ति जन जागरूकता अभियान तथा प्रदर्शनी के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। ये विभाग सरकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को भी मजबूत करता है, क्योंकि जनता को शासन संबंधी जानकारी उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ती है। विभाग जनमत निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन सूचना प्रसारण तथा त्वरित जनसंपर्क गतिविधियां इस विभाग के महत्व को और बढ़ा रही है। निष्कर्ष: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा जनता एवं सरकार के बीच विश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों, आ क्लास थान केड़ी लागी जरा कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्यार्थियों, निदेशालय और मंडल बोर्ड में अंतर स्पष्ट करते हुए राजस्थान प्रशासन में इनके महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, राज्य प्रशासन में नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निदेशालय एवं मंडल या बोर्ड जैसी संस्थाओं की स्थापना की जाती है। दोनों प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनके कार्य एवं स्वरूप में अंतर होता है। निदेशालय मुख्यतः किसी विशेष विभाग की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कृषि निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय आदि। निदेशक इसका प्रमुख क्या होता है? अधिकारी। इसके विपरीत मंडल या बोर्ड सामान्यतः विशिष्ट प्रशासनिक या नियामक कार्यों के लिए गठित संस्थाएं होती हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राजस्व मंडल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। निदेशालय क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं का संचालन, निरीक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरी ओर बोर्ड एवं मंडल निर्णयात्मक, नियामक तथा चयन संबंधी कार्य करते हैं। राजस्थान प्रशासन में कृषि विकास, शिक्षा विस्तार, राजस्व प्रबंधन तथा बढ़ती प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने में इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्कर्ष: निदेशालय एवं बोर्ड दोनों राज्य प्रशासन की दक्षता बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण अंग हैं तथा प्रशासनिक विशेषताओं एवं कार्य विभाजन के सिद्धांत को क्या करते हैं? मजबूत। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यार्थियों, लोक सेवाओं में योग्यता प्रणाली मेरिट सिस्टम का महत्व स्पष्ट कीजिए तथा राजस्थान की बढ़ती व्यवस्था के संदर्भ में इसकी समीक्षा कीजिए। इसका आंसर है, लोक प्रशासन में योग्यता प्रणाली का अर्थ है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति व्यक्ति की क्षमता, योग्यता एवं प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर की जाए। लोकतांत्रिक शासन में कुशल एवं निष्पक्ष प्रशासन के लिए योग्यता प्रणाली आवश्यक है। इससे योग्य व्यक्तियों का क्या होता है? चयन तथा प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। राजस्थान में RPSC तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते हैं। ये व्यवस्था समान अवसर के सिद्धांत को भी प्रोत्साहित करती है। योग्यता प्रणाली भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं भाई भतीजावाद को कम करने में सहायक होती है। इससे लोक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि भर्ती परीक्षाओं में विलंब, न्यायिक विवाद तथा रिक्त पदों की समस्या जैसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं। निष्कर्ष: योग्यता प्रणाली आधुनिक लोक प्रशासन की आधारशिला है तथा राज्य प्रशासन की दक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने की अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यार्थियों, लोक सेवकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता, उद्देश्य एवं प्रशासनिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, प्रशिक्षण प्रशासनिक क्षमता निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। बदलती प्रशासनिक चुनौतियों एवं तकनीकी प्रगति के कारण लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल एवं कार्य कुशलता में वृद्धि करना है। ये कर्मचारियों को नई तकनीकों, नियमों तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से परिचित कराता है।
राजस्थान में HCM, RIPA तथा अन्य परीक्षण संस्थान लोक सेवकों को आधारभूत पूर्णचर्या एवं विशेष परीक्षण प्रदान करते हैं। पूर्णचर्या एवं विशेष परीक्षण प्रदान करते हैं। परीक्षण से कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान कौशल तथा जनोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित होते हैं। इससे प्रशासनिक त्रुटियां कम होती है तथा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है। ई गवर्नेंस, डिजिटल प्रशासन एवं सुशासन की अवधारणा को सफल बनाने में परीक्षण की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। निष्कर्ष: परीक्षण प्रशासनिक दक्षता, उत्तरदायित्व एवं सुशासन की स्थापना का महत्वपूर्ण साधन है। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्यार्थियों, लोकायुक्त संस्था की आवश्यकता, संगठन एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण में उसकी भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका आंसर है लोकायुक्त एक स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था है जिसका उद्देश्य प्रशासन में भ्रष्टाचार, कदाचार एवं शक्ति के दुरुपयोग की जांच करना है। लोकायुक्त की अवधारणा स्वीडन के ओम्बुड्समैन मॉडल से प्रेरित है। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना प्रशासनिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है। लोकायुक्त उच्च पदस्थ लोक सेवकों, मंत्रियों तथा अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सकते हैं। ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। लोकायुक्त जनता की शिकायतों के निवारण तथा प्रशासन में नैतिकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इसकी उपस्थिति से अधिकारियों पर उत्तरदायित्व का दबाव बना रहते हैं। हालांकि इसकी सिफारिशें कई बार बाध्यकारी नहीं होती तथा संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। निष्कर्ष: लोकायुक्त संस्था प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं सुशासन की स्थापना का महत्वपूर्ण साधन है तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्यार्थियों, संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर की शक्तियों, कार्यों एवं राज्य प्रशासन में उसकी भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में मुझसे किसी भी शब्द में कोई त्रुटि हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। इसका आंसर है विद्यार्थियों, संभागीय आयुक्त राज्य प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा समन्वय को प्रभावी बनाने के लिए संभागीय व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रत्येक संभाग के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी को संभागीय आयुक्त कहा जाते हैं। संभागीय आयुक्त सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वे अपने संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं तथा राज्य सरकार की नीतियों एवं निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में संभागीय आयुक्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हैं तथा राजस्व मामलों में अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। भूमि संबंधी विवादों तथा राजस्व प्रशासन की समस्याओं के समाधान में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विकास प्रशासन के क्षेत्र में संभागीय आयुक्त विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी उसके द्वारा की जाती है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेष परिस्थितियों में वे जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। संभागीय आयुक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न जिलों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। वे प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करते हैं तथा जिला कलेक्टरों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान
करते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं तथा आधुनिक संचार साधनों के विकास के कारण कुछ विद्वान संभागीय आयुक्त की आवश्यकता पर प्रश्न उठाते हैं। फिर भी राजस्थान जैसे बड़े राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण एवं समन्वय के लिए इसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है। निष्कर्ष: संभागीय आयुक्त राज्य प्रशासन में नियंत्रण, समन्वय एवं पर्यवेक्षण का प्रमुख अधिकारी हैं। प्रशासनिक दक्षता, नीति क्रियान्वयन तथा विकास कार्यक्रमों की सफलता में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 विद्यार्थियों, जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की धुरी क्यों कहा जाता है? उसकी शक्तियों, कार्यों एवं भूमिका का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था प्रशासनिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। उसे जिला प्रशासन की धुरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिले की लगभग सभी प्रशासनिक गतिविधियों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसी के नियंत्रण एवं निर्देशन में संचालित होती है। जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होते हैं। वे राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के साथ साथ जिले का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी भी होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? कार्यपालिका अधिकारी। राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टर का प्रमुख स्थान है। भूमि राजस्व की वसूली, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान तथा राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण उसके प्रमुख कार्य हैं। इसी कारण उसे कलेक्टर कहा जाता है। जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना उसका महत्वपूर्ण दायित्व है। वे पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हैं तथा शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। विकास प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, विकास कार्यक्रमों की निगरानी तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा उसी के द्वारा की जाती है। चुनाव प्रशासन में भी जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनावों का निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी होती है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी जिला कलेक्टर को केंद्रीय भूमिका प्राप्त है। बाढ़, सूखा, महामारी तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों का संचालन वे करता है। वर्तमान समय में ई-गवर्नेंस, जन शिकायत निवारण तथा सुशासन की स्थापना में भी जिला कलेक्टर का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। जिला कलेक्टर राजस्व प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, विकास प्रशासन तथा आपदा प्रबंधन का प्रमुख अधिकारी है। उसकी बहुआयामी भूमिका के कारण उसे जिला प्रशासन का केंद्र बिंदु एवं धुरी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना ताकि आगे आने वाली हर क्लास आपको मिल सके, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्यार्थियों, जिला प्रशासन में उपखंड अधिकारी, SDO, तहसीलदार एवं पटवारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ग्रामीण प्रशासन में इनके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, जिला प्रशासन की सफलता केवल जिला कलेक्टर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों की दक्षता पर भी आधारित होती है। उपखंड अधिकारी, SDO, तहसीलदार तथा पटवारी जिला प्रशासन की जमीनी इकाइयों के प्रमुख अधिकारी हैं। ये प्रशासन को जनता के निकट पहुंचने का कार्य करते हैं। उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वे जिला कलेक्टर तथा तहसील प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व प्रशासन की निगरानी करना तथा विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना उसके प्रमुख कार्य हैं। कई मामलों में वे कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। तहसीलदार तहसील
कई मामलों में वे कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। तहसीलदार तहसील स्तर का प्रमुख राजस्व अधिकारी होते हैं। वे भूमि राजस्व की वसूली, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, नामांतरण, सीमांकन तथा राजस्व विवादों का निपटारा उसका प्रमुख कार्य है। वे तहसील प्रशासन का संचालन करते हैं तथा अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण करते हैं। पटवारी ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाते हैं। वे गांव स्तर पर भूमि अभिलेखों का रखरखाव करते हैं तथा फसल, भूमि स्वामित्व एवं राजस्व संबंधी सूचनाएं तैयार करते हैं। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पटवारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, कृषि योजनाओं तथा आपदा राहत कार्यों में इन अधिकारियों का विशेष योगदान होता है। विद्यार्थियों, अगला स्थान केड़ी लगी लास्ट में कमेंट करके बताना सभी विद्यार्थी। हालांकि बढ़ते कार्यभार, तकनीकी चुनौतियों तथा कर्मचारियों की कमी जैसी समस्याएं इनके कार्यों को प्रभावित करती हैं, फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था में इनका महत्व कम नहीं हुआ। निष्कर्ष: उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारी जिला प्रशासन की आधारभूत इकाइयां हैं। ग्रामीण प्रशासन, राजस्व प्रबंधन तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य है। चलो विद्यार्थियों, अब दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य प्रशासन के बढ़ते महत्व का विश्लेषण करते हुए राजस्थान राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के अनुसार राज्य प्रशासन नागरिकों के दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोकतंत्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था तथा विकास योजनाओं के विस्तार के कारण राज्य प्रशासन का महत्व निरंतर बढ़ा है। राज्य प्रशासन केंद्र और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। भारत में राज्य प्रशासन का बढ़ता महत्व। पहला पॉइंट है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आधुनिक भारत में राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, विकास योजनाओं का संचालन। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, बिजली, जलापूर्ति तथा शहरी विकास जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के माध्यम से होता है। इसीलिए राज्य प्रशासन विकास का प्रमुख माध्यम बन गया। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के बाद पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिक शक्तियाँ मिली हैं। इनके सफल संचालन के लिए राज्य प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। पॉइंट नंबर 4 है विद्यार्थियों, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। शांति, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला हैं। पुलिस, जिला प्रशासन तथा अन्य प्रशासनिक एजेंसियों राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। पॉइंट नंबर 5 है, केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन। केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत आदि राज्यों के माध्यम से लागू होती है। इसीलिए राज्य प्रशासन राष्ट्रीय नीतियों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। पॉइंट नंबर 6 है विद्यार्थियों, सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, आपदा प्रबंधन। बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों का दायित्व राज्य प्रशासन पर होता है। पॉइंट नंबर 8 है, आर्थिक विकास में योगदान। उद्योग,
पर्यटन, निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में राज्य प्रशासन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। राजस्थान राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण यहाँ का प्रशासन विशिष्ट स्वरूप रखता है। इसकी पहली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। राजस्थान में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। 2 नंबर विशेषता है एकात्मक प्रवृत्ति वाला संघीय प्रशासन। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता बनाए रखने हेतु केंद्र का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। राजस्थान प्रशासन इसी संघीय ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। 3 नंबर विशेषता है जिला प्रशासन का महत्व। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार जिला प्रशासन है। प्रत्येक जिले का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। वे राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं तथा चुनाव संबंधी कार्यों का संचालन करता है। अब है विद्यार्थियों जिला कलेक्टर की भूमिका। देखते हैं जिला कलेक्टर की क्या क्या भूमिका है। पहली है राजस्व प्रशासन का प्रमुख, दूसरा है जिला दंडाधिकारी, तीसरी है विकास योजनाओं का समन्वयक, चौथी है आपदा प्रबंधन का प्रभावी, पांचवी है निर्वाचन कार्यों का संचालन। 4 नंबर विशेषता है पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ता। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये व्यवस्था ग्रामीण विकास और जन भागीदारी को बढ़ावा देती है। 5 नंबर विशेषता है लोक कल्याणकारी प्रशासन। राजस्थान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक योजनाओं का संचालन करती है। प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। 6 नंबर विशेषता है लोक सेवा और नौकरशाही का महत्व। राजस्थान प्रशासन में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS, पुलिस सेवा तथा अन्य राज्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अधिकारी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर लागू करते हैं। 7 नंबर है भौगोलिक विविधता के अनुरूप प्रशासन। राजस्थान के बड़े भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित हैं। जल संकट, सूखा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के कारण प्रशासन को विशिष्ट रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं। 8 नंबर है ई गवर्नेंस का विकास। राजस्थान सरकार ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया था। मुख्य पहले ई मित्र सेवा, राजकाज पोर्टल, जन सुनवाई प्रणाली, डिजिटल भूमि अभिलेख, इनसे नागरिकों को सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। 9 नंबर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में विभिन्न जातियों, जनजातियों एवं सांस्कृतिक समूह का निवास है। प्रशासन को सामाजिक समरसता और संतुलित विकास बनाए रखने की चुनौती रहती है। 10 नंबर है विकासोन्मुख प्रशासन। राजस्थान प्रशासन पर्यटन, खनिज संसाधनों, कृषि विकास, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान देता है। इससे राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। 11 नंबर विशेषता है उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रशासन। सूचना का अधिकार, जन सुनवाई, सामाजिक अंकेक्षण तथा शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाया गया है। भारत में राज्य प्रशासन का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, कानून व्यवस्था बनाए रखने, सामाजिक न्याय स्थापित करने तथा लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाने में इसकी केंद्रीय भूमिका है। राजस्थान राज्य प्रशासन अपनी संसदीय व्यवस्था, सशक्त जिला प्रशासन और प्रभावी पंचायती राज प्रणाली
लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, ई गवर्नेंस और विकासोन्मुख नीतियों के कारण विशेष महत्व रखते हैं। वर्तमान समय में राज्य प्रशासन न केवल शासन का आधार है बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास एवं विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थियों, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों, कार्यों तथा मंत्रिपरिषद के साथ उसके संबंधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका आंसर है भारतीय संविधान ने राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। इस व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तथा अन्य संबंधित अनुच्छेदों में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति का वर्णन किया गया है। राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। फिर भी राज्यपाल राज्य प्रशासन में महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निभाता है तथा केंद्र और राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है। राज्यपाल का नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति होता है और वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। उसकी नियुक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं की जाती, इसीलिए उसका पद निर्वाचित में होकर नामिक पद है। संविधान राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख मानता है, परंतु वे सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। इस कारण उसकी स्थिति राष्ट्रपति के समान मानी जाती है। राज्यपाल राज्य का प्रधान होते हुए भी वास्तविक प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर कार्य करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसके नाम में निहित होती है। वे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अनेक उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी उसके नाम से होती है। राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से संपादित किए जाते हैं। वे मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक सुझाव भी दे सकते हैं। विद्यार्थियों, ये क्लास आपको समझ में तो आ रही है ना? विधायी क्षेत्र में भी राज्यपाल को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उसकी स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। वे किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं तथा कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, जबकि जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये शक्ति विधायी प्रक्रिया में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। राज्यपाल को वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य का बजट उसकी अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य की आकस्मिक निधि पर उसका नियंत्रण होता है और वे आवश्यक परिस्थितियों में व्यय की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। न्यायिक क्षेत्र में भी राज्यपाल को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वे राज्य के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अपराधों में दंड को क्षमा, निलंबित, स्थगित या कम कर सकते हैं। यह शक्ति न्यायिक व्यवस्था में मानवीय दृष्टिकोण और विशेष परिस्थितियों के समाधान हेतु प्रदान की गई है। राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना उसका विवेकाधीन कार्य होता है।
वे विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का निर्देश दे सकते हैं। यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रिपोर्ट भेज सकते हैं। ये विवेकाधीन शक्तियाँ राज्यपाल को अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों से अलग बनाती हैं। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के संबंध संसदीय शासन की मूल भावना पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संपर्क सूत्र होते हैं। मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वे राज्य प्रशासन तथा नीतिगत निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देता रहे। राज्यपाल सुझाव दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, किंतु सामान्य परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद के निर्णयों को आविष्कार नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख क्यों कहा जाता है? उसकी शक्तियों, कार्यों एवं भूमिका का विस्तृत विवरण कीजिए। इसका आंसर है भारतीय राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। इस व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है तथा राज्य प्रशासन का संचालन उसके नेतृत्व में किया जाता है। इसी कारण मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख क्यों कहा जाता है, अभी बताते हैं विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर है पहला पॉइंट है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों, मंत्रिपरिषद का नेता। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं। सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं तथा सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रशासन का संचालन करता। राज्य की नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन और प्रशासनिक नियंत्रण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। 4 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों, बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है, इसीलिए उसे जनमत का समर्थन प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 5 है राज्य प्रशासन का केंद्र बिंदु। राज्य प्रशासन की लगभग सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों मुख्यमंत्री के नेतृत्व और निर्देशन में संचालित होती है। अब बताते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। पहली शक्तियां है मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियां। मंत्रियों की नियुक्तियों में भूमिका। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के नामों का चयन करते हैं। 2 नंबर है विभागों का वितरण। विभिन्न मंत्रियों को विभाग आवंटित करते हैं। आवश्यक पड़ने पर विभागों में फेरबदल कर सकते हैं। 3 नंबर है मंत्रियों को पद से हटाने की शक्ति। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री का विश्वास खो देते हैं तो मुख्यमंत्री उसके इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल मंत्री को पद मुक्त कर सकते हैं। 5 नंबर है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, नीतिगत निर्णयों का समन्वय करते हैं। राज्यपाल के संबंधी कार्य। दूसरी शक्तियाँ राज्यपाल के साथ संबंधी कार्य। मुख्य सलाहकार। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर अधिकांश कार्य करते हैं। प्रशासनिक जानकारी देना। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वे राज्य प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को दे, मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराएं। 3 नंबर है राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराएं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच
कड़ी। मुख्यमंत्री दोनों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री क्या करते हैं? दोनों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं। 3 नंबर शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासन का नियंत्रण। राज्य प्रशासन का स्रोत संचालन मुख्यमंत्री के हाथों में होते हैं। प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों में उसकी केंद्रीय भूमिका होती है। उच्च अधिकारियों पर प्रभाव। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून एवं व्यवस्था। राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु प्रशासन को दिशा निर्देश देते हैं। 4 नंबर शक्तियाँ विद्यार्थियों, विधायी शक्तियाँ। विधानसभा का नेता। विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करते हैं। सरकारी नीतियों का समर्थन और बचाव करते हैं। विधेयकों का निर्माण। महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सदन का विश्वास बनाए रखना। सरकार के अस्तित्व के लिए विधानसभा का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। 5वीं शक्ति है वित्तीय शक्ति। बजट निर्माण में भूमिका। राज्य की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। बजट निर्माण में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विकास योजनाओं का संचालन। राज्य की विकास योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हैं। संसाधनों का प्रबंधन। वित्तीय प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं। 6 नंबर शक्तियाँ, नीति निर्माण संबंधी कार्य। राज्य की नीतियों का निर्धारण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन एवं रोजगार से संबंधित नीतियों का निर्माण करते हैं। विकास का नेतृत्व। राज्य के समग्र विकास हेतु योजनाएं बनाते हैं। जन कल्याणकारी कार्यक्रम। जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू करते हैं। अब है मुख्यमंत्री की भूमिका। पहली भूमिका है राज्य प्रशासन का प्रमुख संचालक है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण करता होता है और शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाता है। दूसरी भूमिका है मंत्रिपरिषद का समन्वयक है। विभिन्न विभागों और मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करना। तीसरी भूमिका है जनता और सरकार के बीच सेतु। मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाता है तथा सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाता है। 4 नंबर है राज्य का राजनीतिक नेता। राज्य में सत्तारूढ़ दल का प्रमुख नेता होने के कारण राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। 5 नंबर भूमिका है विद्यार्थियों, केंद्र और राज्य के बीच संपर्क सूत्र। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 नंबर भूमिका है संकट प्रबंधन में नेतृत्व। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, कानून व्यवस्था की समस्याओं तथा अन्य संकटों के समय नेतृत्व प्रदान करता। अब है मुख्यमंत्री का महत्व। देखते हैं मुख्यमंत्री का क्या क्या महत्व है। राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रमुख, मंत्रिपरिषद की धुरी। 3 नंबर महत्व है नीति निर्माण का मुख्य स्रोत, विकास योजनाओं का प्रमुख संचालक है, राज्य और केंद्र के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी, जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री भारतीय राज्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद है। ये तो आप सबको पता है। यद्यपि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, परंतु वास्तविक शासन मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण, नीति निर्माण, विधायी नेतृत्व और विकास योजनाओं के संचालन में उसकी केंद्रीय भूमिका होती है। इसी कारण विद्वानों ने मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासन की धुरी, कप्तान, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख तथा राज्य शासन का केंद्र बिंदु कहा। परीक्षा की दृष्टि से ये निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति और संचालन का केंद्र बिंदु है। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राज्य सचिवालय के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करते हुए राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए। राज्य प्रशासन की सफलता काफ़ी हद तक राज्य सचिवालय की कार्य कुशलता पर निर्भर करती हैं। राज्य सचिवालय राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय है, जहां राज्य की नीतियों का निर्माण,
समन्वय, निर्देशन तथा नियंत्रण किया जाता है। ये मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक तंत्र के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। राज्य सचिवालय का प्रमुख अधिकारी मुख्य सचिव होते हैं, जो राज्य प्रशासन का स्रोत, सिविल सेवक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ माना जाता है। राज्य सचिवालय का अर्थ है। राज्य सचिवालय राज्य सरकार का स्रोत प्रशासनिक मुख्यालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा विभिन्न विभागों के सचिव मिलकर शासन संबंधी कार्यों का संचालन करते हैं। ये नीतियों के निर्माण, प्रशासनिक समन्वय तथा सरकारी निर्णयों के क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। राज्य सचिवालयों का संगठन। राज्य सचिवालय का संगठन विभिन्न विभागों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक विभाग किसी मंत्री के अधीन होते हैं तथा प्रशासनिक स्तर पर उसका संचालन सचिव द्वारा किया जाता है। राज्य सचिवालय की प्रमुख संरचना निम्न प्रकार से है। पहली है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख होते हैं। वे प्रशासनिक नीतियों और निर्णयों का अंतिम राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। 2 नंबर है मंत्रिपरिषद। विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों का राजनीतिक नेतृत्व करते हैं। ये नीति निर्माण में भाग लेते हैं। 3 नंबर है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। 4 नंबर है विभागीय सचिव। प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं, जो विभागीय कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विशेष सचिव। ये अधिकारी विभागीय कार्यों में सचिवों की सहायता करते हैं तथा प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। 6 नंबर है उप सचिव, अवर सचिव एवं अनुभाग अधिकारी। ये अधिकारी दैनिक प्रशासनिक कार्यों, पत्राचार तथा फाइलों के निस्तारण का कार्य करते हैं। अब है राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य। राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला है नीति निर्माण में सहायता। राज्य सचिवालय सरकार को विभिन्न विषयों पर आवश्यक जानकारी, सुझाव तथा विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं, जिससे प्रभावी नीतियां बनाई जा सके। 2 नंबर है प्रशासनिक समन्वय। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता और दक्षता बनाए रखता है। 3 नंबर है मंत्रिपरिषद को सचिवीय सहायता। मंत्रिपरिषद की बैठकों की कार्य सूची तैयार करना, निर्णयों का अभिलेखन तथा उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था करना सचिवालय का क्या है? प्रमुख कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है। कानून एवं नियमों का निर्माण है। विभिन्न विधेयकों, नियमों और अधिसूचनाओं का प्रारूप तैयार करने में सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 नंबर है योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, निगरानी तथा मूल्यांकन का कार्य करते हैं। 6 नंबर है वित्तीय प्रशासन। बजट निर्माण, वित्तीय नियंत्रण तथा व्यय संबंधी मामलों में सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। 7 नंबर है कार्मिक प्रशासन। राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण तथा सेवा संबंधी मामलों का संचालन करना। 8 नंबर है केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक एवं विकासात्मक मामलों में समन्वय स्थापित करता है। मुख्य सचिव का अर्थ है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये राज्य प्रशासन का धुरी प्रशासनिक प्रमुख तथा सिविल सेवाओं का नेता कहा जाते हैं। वे मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार तथा राज्य सचिवालय का प्रमुख समन्वयक होते हैं। अब है मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्य। पहली भूमिका है मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को प्रशासनिक, आर्थिक एवं नीतिगत विषयों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं। 2 नंबर है सचिवालय का प्रमुख समन्वयक। वे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं तथा प्रशासनिक विवादों एवं मतभेदों का समाधान करते हैं। 3 नंबर है प्रशासनिक नेतृत्व।
मुख्य सचिव राज्य के संपूर्ण नौकरशाही का नेतृत्व करते हैं तथा प्रशासनिक तंत्र को दिशा प्रदान करता है। 4 नंबर है मंत्रिपरिषद का सचिव। वे मंत्रिपरिषद की बैठकों की व्यवस्था करते हैं तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। 5 नंबर है कार्मिक प्रशासन का प्रमुख है। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण एवं सेवा संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6 नंबर है संकट प्रबंधन में भूमिका। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, कानून व्यवस्था संबंधी चुनौतियों तथा अन्य आपात स्थितियों में प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। 7 नंबर है केंद्र और राज्य के बीच संपर्क सूत्र। मुख्य सचिव केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के संगठन कार्यों तथा राज्य लोक सेवाओं में उसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका आंसर है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासन की सफलता योग्य, निष्पक्ष एवं दक्ष लोक सेवकों पर निर्भर करती है। इन लोक सेवकों की भर्ती के लिए संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC राज्य की सर्वोच्च भर्ती एवं परामर्शदात्री संस्था है जो राज्य प्रशासन को योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करती है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य प्रशासन में मेरिट, निष्पक्षता तथा प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में। आयोग एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों से मिलकर गठित होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आयोग की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है। पहली है अध्यक्ष, दूसरे सदस्य, तीसरी सचिव, चौथी परीक्षा शाखा, 5वीं भर्ती शाखा, 6 नंबर है गोपनीय शाखा। संविधान के अनुसार आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक सरकारी सेवाओं में कार्य किया हो। अध्यक्ष एवं सदस्य सामान्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। जो भी पहले हो उन्हें केवल संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनी रहती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य। पहला कार्य है राज्य सेवाओं के लिए भर्ती। आयोग का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS, राजस्थान पुलिस सेवा RPS, राजस्थान लेखा सेवा तथा अन्य राज्य सेवाओं की भर्ती आयोग द्वारा की जाती है। 2 नंबर है प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। RPSC विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करते हैं तथा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न करते हैं। 3 नंबर है नियुक्ति संबंधी परामर्श। राज्य सरकार को नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण संबंधी मामलों में परामर्श प्रदान करते हैं। 4 नंबर है पदोन्नति संबंधी कार्य। आयोग विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के मामलों पर विचार करते हैं तथा योग्यता के आधार पर अनुशंसा करते हैं। 5 नंबर है अनुशासनात्मक मामलों में सलाह। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देते हैं। 6 नंबर है सेवा नियमों पर परामर्श। लोक सेवाओं की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति तथा सेवा शर्तों से संबंधित नियमों के निर्माण एवं संशोधन में सरकार को सलाह देते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आयोग प्रतिवर्ष अपनी कार्रवाई का प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, जिसे बाद में विधानसभा के समक्ष में रखा जाता है। अब है राज्य लोक सेवाओं में RPSC की भूमिका। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहली है योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करना। आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्य एवं प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन करते हैं, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।
2 नंबर है प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार। योग्य अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्य कुशलता, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता में वृद्धि होती है। 3 नंबर है राजनीतिक हस्तक्षेप में सुरक्षा। एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होने के कारण आयोग भर्ती प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने का प्रयास करता है। 4 नंबर है समान अवसर प्रदान करना। राज्य के सभी पात्र नागरिकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। 5 नंबर है सुशासन को बढ़ावा। योग्य लोक सेवकों की नियुक्ति के माध्यम से आयोग सुशासन एवं लोक कल्याणकारी प्रशासन को मजबूत करता है। 6 नंबर है प्रशासनिक स्थिरता का आधार। राज्य प्रशासन की निरंतरता एवं प्रभावशीलता काफ़ी हद तक आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों की क्षमता पर निर्भर करती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का आलोचनात्मक परीक्षण। यद्यपि राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य प्रशासन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, फिर भी इसकी कार्यप्रणाली को लेकर समय समय पर आलोचना भी हुई है। सकारात्मक पक्ष है। पहला है संवैधानिक स्वतंत्रता। आयोग को संविधान द्वारा स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है, जिससे इसकी निष्पक्षता बनी रहती है। 2 नंबर है पारदर्शी चयन प्रक्रिया। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट आधारित चयन सुनिश्चित किया जाता है। विद्यार्थियों, ये क्लास आपको कैसी लगी? सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताना है। अगर किसी भी विद्यार्थी को इस क्लास की या दूसरे सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मैसेज करें और इनका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ फ्री नहीं मिलेगी, शुल्क में मिलेगी। जिसको पीडीएफ लेना है वही मैसेज करेगा। और सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे इस क्लास के माध्यम से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जय जवान, जय हिंद, वंदे मातरम।